Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to discuss about the Union Public Service Commission, and this is the 43rd chapter of our series Indian Polity के. एंड इससे पहले बता दूं कि अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड प्रिपरेटरी वीडियोस की जो कि यूपीएससी के के लिए मैं बना रहा हूँ। किसी भी अगर स्टेट की सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी बहुत हेल्पफुल होगा ये। एंड पीडीएफ इसका मैं लास्ट में दे दूंगा ताकि आपको नोट ना बनाना पड़े। नोट की तरह ही है ये क्लासेस, इनको बस आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और जब मैं पीडीएफ दे दूंगा तो उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। 42 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, 42 तक, ये वो भी सारी वीडियोस देख लेना, 42 तक सारी वीडियोस अवेलेबल है। एंड एक और सीरीज है मेरी इंडियन इकोनॉमी की जिसका रेफरेंस मैंने रमेश सिंह के बुक से लिया है और वो भी काफी अच्छी सीरीज है। वहाँ पे पीडीएफ भी ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो वीडियोस को जो सीरीज है वो लगभग 5 या 6 दिन का कोर्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी रिवाइज कर सकते हो। चलिए शुरू करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। यहाँ पे देखिए सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला पॉइंट ही दिया गया है कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। इसका जो मेन काम है वो रिक्रूटमेंट का है, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो या फिर ग्रुप ए की पोस्ट हो, ग्रुप बी की पोस्ट हो, जो कि यूपीएससी एग्जाम कई सारे कंडक्ट कराती है। तो इनका मेन पर्पस रिक्रूटमेंट का है। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है ये। एंड ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन द सेंस कि इसका जो इसको जो बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये कोई सेपरेटली क्रिएटेड कोई बॉडी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे रिलेटेड यूपीएससी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको रखा गया है अंडर आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323, 315 टू आर्टिकल 323। ये आपको याद रखना है, कई बार आर्टिकल्स भी आ जाते हैं एग्जाम में, एक एमसीक्यू यहीं पे बन गया। देन इसको किस पार्ट में रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 14 वो पार्ट है जिसमें यूपीएससी एज ए सब्जेक्ट को रखा गया है। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके अपॉइंटमेंट के बारे में और रिमूवल ऑफ मेंबर्स के बारे में, इनकी इंडिपेंडेंस, यूपीएससी की इंडिपेंडेंस, इसके पावर्स एंड फंक्शंस, ये सब इन्हीं आर्टिकल्स में डील की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन पहले बात कर लेंगे, फिर मेंबर्स का रिक्रूटमेंट वगैरह भी देख लेंगे। तो कॉम्पोजिशन में एक चेयरमैन होता है यहाँ पे और कुछ अदर मेंबर्स होते हैं। ये इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। एंड यूजुअली, वैसे तो कोई फिक्स नंबर नहीं मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि कितने मेंबर होने चाहिए यूपीएससी में, कोई फिक्स नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन जो यूजुअल नंबर है जो कि कमीशन में जनरली रहते हैं वो 9 से 11 हो सकता है, 9 to 11 हो सकता है टोटल, इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो चेयरमैन की मिलाकर 9 से 11 बंदे हो सकते हैं यूपीएससी में, एक चेयरमैन और बाकी मेंबर्स। सो देयर इज नो क्वालिफिकेशन आर आल्सो अगेन नॉट मेंशन्ड इन प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर द पोस्ट ऑफ कमीशन मेंबरशिप। मेंबरशिप जब लेना है आपको, अगर मान लीजिए यूपीएससी का, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ कंपल्सरी क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन की गई है। देन लेकिन एक बात कही गई है कि आधा, एटलीस्ट 1/2 शुड बी सच पर्सन्स हु हैव हेल्ड द ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years। तो ये एक थोड़ा सा कंडीशन लगाया गया है, वरना कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। ये कंडीशन जो है वो ये है कि जितना भी मेंबर होंगे उसके आधे से एटलीस्ट 1/2 शुड बी द पर्सन हु हैव हेल्ड द ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years। 10 साल के लिए एटलीस्ट उन्होंने यूपीएससी का ऑफिस हेल्ड किया हो, वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट में डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो सारा सब कुछ ही प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया गया है कि वो कंडीशंस वगैरह सर्विस से रिलेटेड वो सब डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट जब भी बोलूँ मैं तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझना।
बिकॉज प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं, तो वो 6 इयर्स के लिए जनरली अपॉइंटेड होते हैं या फिर 65 साल मैक्सिमम उम्र। कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर 63 साल में यूपीएससी का चेयरमैन बना है तो वो 2 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर सकता है एज ए चेयरमैन। चेयरमैन बन के वो 2 साल से ज्यादा नहीं बैठ सकता है, तो जो मैक्सिमम एज सीलिंग है वो 65 ईयर्स है। वो 65 में रिटायर कर जाएगा वो। And he can also relinquish their offices, they can also relinquish their offices, मतलब कि जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं वो पद त्याग भी कर सकते हैं, अपना ऑफिस को छोड़ भी सकते हैं बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपना लेटर के तौर पे अपना रेजिग्नेशन देना होता है। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको हटाना इतना आसान नहीं है, but they have to be removed by president only in the manners and the grounds provided in the constitution। तो constitution के में बहुत rigid प्रोसीजर है, जो इनको हटाने का प्रोसीजर है बहुत ही ज्यादा रिजिड है। ठीक है, इसका मतलब इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कहीं ना कहीं मिलती है। देन कई बार क्या होता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जब चेयरमैन का पोस्ट खाली माना जाता है, वैकेंट माना जाता है। उस केस में कोई मेंबर जो यूपीएससी का ही मेंबर है उसको एक्टिंग चेयरमैन बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो 2 सर्कमस्टांसेस हैं जब एक्टिंग चेयरमैन बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसी भी मेंबर को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो वो 2 कंडीशन जो है वो है, पहला ऑफिस व्हेन द ऑफिस फॉल वैकेंट, तो जब चेयरमैन है ही नहीं, उनका ऑफिस वैकेंट है, तब उस केस में एक्टिंग चेयरमैन बनाया जा सकता है। या फिर chairman is unable to perform due to illness, due to he is not available etc, उस केस में भी किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है रिमूवल। अब जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं उनका रिमूवल भी होता है, तो वो कैसे होता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, जैसे कि अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो उसने यूपीएससी में मेंबरशिप लेने के अलावा चेयरमैन बनने के बाद भी पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, उस केस में भी उसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड बॉडी, मतलब दिमागी तौर से फिट नहीं हो, और ऐसा प्रेसिडेंट को लगता है, तो भी उसको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और मिसबिहेवियर उसने किया हो, दैट मिसबिहेवियर जब भी होता है उस केस में भी रिमूवल हो सकता है। लेकिन इन सब ग्राउंड्स को बेसिकली रेफर करना पड़ता है प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, ताकि एक इंक्वायरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिकमेंड करता है, अपना डिसीजन देता है। एंड जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब प्रेसिडेंट उसको फॉलो करना ही पड़ता है प्रेसिडेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस टेंडर करती है रिगार्डिंग द दीज थिंग, जैसे कि मिसबिहेवियर हुआ है कि नहीं, वो बंदा इन्फॉर्मिटी है कि नहीं, माइंड उसका ठीक है कि नहीं, इन सब मैटर्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मिसबिहेवियर तब माना जाएगा इफ ए मेंबर और चेयरपर्सन, इफ ही इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन any contract or agreement that has been issued by government of India or the government of state। तो मतलब मिसबिहेवियर का जो एक्सप्लेनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो ग्राउंड कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं कि जो अगर कोई मेंबर है वो इन कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है या फिर कंसर्न्ड है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है, या फिर जारी किया है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, वहां पे अगर इंटरेस्टेड है तो उसको मिसबिहेवियर माना जाएगा और वो ग्राउंड होगा उनके रिमूवल का। प्रेसिडेंट उस ग्राउंड पे रिमूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बंदे को। नेक्स्ट जो इसमें मिसबिहेवियर का ग्राउंड है वो है, अगर कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम अदरवाइज देन एज ए मेंबर एंड इन कॉमन विद द
अदर मेंबर ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब वो ऑलरेडी पार्टिसिपेशन में है, प्रॉफिट लेने के चक्कर में है, तो उस केस में भी पता चलता है कि उसको ग्राउंड माना जाएगा मिसबिहेवियर का और उस बंदे को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस एक्चुअली कैसे दिया गया है यूपीएससी को, चूंकि ये बहुत बड़ी कमीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट्स करती है ये, और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस वगैरह को चुनने का काम इसको दिया गया है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट काम ना करे तो काफी फ्रॉडुलेंट होगा, काफी अनवांटेड लोग सिस्टम में आ जाएंगे, तो इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। प्लस ये बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है, उसके लिए भी इसके इंडिपेंडेंस की जरूरत है। तो इंडिपेंडेंस के लिए बेसिकली कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पहला इसमें यह है कि जो चेयरमैन या फिर मेंबर्स होते हैं वो उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, मतलब कि उनको जो रिमूवल प्रोसेस है उनका वो बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं बट मैनर और ग्राउंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उन्हीं मैनर और ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जा सकता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। देन इनके कंडीशन ऑफ सर्विस को इनके डिसएडवांटेज के लिए वेरी नहीं किया जा सकता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब कि एक बंदा सपोज चेयरमैन बना दिया गया है यूपीएससी का और उसको कुछ कंडीशन दिया गया होगा, कंडीशन ऑफ सर्विस, मतलब प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया होगा कि आपको ये सैलरी मिलेगी, आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। अब उसका अपॉइंटमेंट हो गया तो क्या इसकी सर्विस कंडीशन को चेंज किया जा सकता है डिसएडवांटेज के तौर पे? तो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटायर एक्सपेंसेस। जो भी यूपीएससी का खर्चा होगा, वो चाहे सैलरी से हो, चाहे वो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, जो भी खर्च होता है यूपीएससी से रिलेटेड, वो सारे खर्च बेसिकली चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसमें बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जिससे पैसा निकालने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में। मतलब देखिए, वैसे तो बाकी जो फंड्स हैं उसमें एक भी रुपया निकालना होगा तो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जिससे पैसे निकाले जा सकते हैं बिना किसी वोटिंग के पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं इनकी सिक्योरिटी होती है कि मतलब इनका पैसा होगा वो आना ही आना है, जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उसको डिसअप्रूव कर दे तो पैसा उनको नहीं मिलेगा। ये इनके इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। नेक्स्ट है चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के, जब उनका ऑफिस का टाइम सीज हो जाता है, मतलब जब वो ऑन द सीसेशन ऑफ ऑफिस होल्डिंग ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ये भी इनको एक रीजन देता है कि ये किसी मतलब इंटरेस्ट में, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट में काम ना करे और बस एक अच्छे तरीके से काम करते रहें, किसी के इंटरेस्ट में काम ना करें। अगर इनको कोई फर्दर अपॉइंटमेंट का एम्प्लॉयमेंट का मौका होता तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के फेवर में काम करने लगेंगे और वैसे बंदे को रिक्रूट करने लगेंगे जिसको सरकार चाहती है अपने हिसाब से। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ यूपीएससी जो होते हैं, जब उनका ऑफिस सीज हो जाता है, so they are also basically they are eligible for appointment as the chairman of UPSC और SPSC। SPSC stands for State Public Service Commission। तो देखिए, चेयरमैन किसी उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, बट जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के वो एलिजिबल होते हैं चेयरमैन बनने के, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड या फिर किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का भी चेयरमैन बन सकते हैं। सो बेसिकली एक जो मेंबर होता है यूपीएससी का, वो चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, वो दूसरी बार अगेन वही पोस्ट नहीं हासिल कर सकता है, मतलब सेकंड टर्म उसको नहीं मिल सकता है। सो दे आर अगेन नॉट एलिजिबल फॉर द सेकंड टर्म। ठीक है, अब हम जानेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। यूपीएससी वैरायटी ऑफ फंक्शन डिसिमिनेट करती है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस को वो करती है। उन फंक्शंस को जानते हैं एक एक करके। पहला फंक्शन जो वो करती है वो है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन कराती है फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस। देन सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराती है और पब्लिक सर्विसेज के लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। या फिर कुछ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज हैं जिनको यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज, वहां पे भी सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी।
नेक्स्ट है ये असिस्ट भी करती है स्टेट्स को, अगर स्टेट्स एक दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करती हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए ज्वाइंट रिक्रूटमेंट का, और फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स विच हु आर प्रोसेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो वैसे केस में मदद करती है यूपीएससी स्टेट्स की, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हो सकता है कि दो स्टेट्स ऐसे हों जहाँ पे ज्वाइंटली वो रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं और वैसे कैंडिडेट को लेना चाहते हैं जहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए हो, तो उस केस में असिस्टेंस कहाँ से आएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आएगा। नेक्स्ट है इसमें जो फंक्शन अगला इसका वो ये है कि इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स व्हिच स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट करती है स्टेट्स, बेसिकली गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट के सर्विसेज चाहते होंगे कि भाई चलिए ठीक है यूपीएससी से ये सर्विस ले लेते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट वगैरह में, तो वो देती हैं, गवर्नर अप्रूव करते हैं उसको, एंड इसके लिए अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट भी चाहिए। मतलब बिफोर प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस, कुछ ऐसी नीड्स को पूरा करने के लिए यूपीएससी को गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड अप्रूवल भी चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है इस पब्लिक कमीशन को कई बार कंसल्ट किया जाता है, जो कि इसका फंक्शन बन जाता है, कंसल्टेड ऑन फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स पे? पर्सनल मैनेजमेंट पे, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज में, और फॉर सिविल पोस्ट के लिए इसको कंसल्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंसल्टेशन जब भी होती है तो ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है रिगार्डिंग द पर्सनल मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज, ये प्रोवाइड करते हैं, ये भी इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है ये कुछ प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करते हैं फॉर द प्रमोशंस एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर सर्विस, तो ये भी इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो फाइंड्स द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। तो सुटेबल है कि नहीं कैंडिडेट, ये भी कौन सुटेबिलिटी कौन देता है? वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही देता है। जब भी कोई बंदा सिविल सर्विसेज के लिए चुना जाता है या फिर किसी पोस्ट के लिए पर्टिकुलर चुना जाता है, तो यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही सुटेबिलिटी देता है उस कैंडिडेट की। नेक्स्ट है ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग ए पर्सन सर्विंग अंडर Government of India in a civil capacity, including memorials, petition, relating to such matters. These include censors, जैसे कि civil disposal, withholding of increments, withholding of promotions, recovery of pecuniary loss, reduction to lower service or rank, इसको demotion कहते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट भी करवाता है ये, कई बार रिमूवल भी होता है सर्विस से, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो ये सारी जो एक्शंस हैं सिविल सर्विस सर्वेंट के अगेंस्ट में कौन लेता है? क्या कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है? नहीं, ये सारे एक्शंस लेती है यूपीएससी, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक और बताता हूँ, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में लोग होते हैं वो स्टेट्स में भी काम करते हैं। स्टेट्स उनसे काम तो कराता है लेकिन उन पे एक्शन नहीं ले सकता है। कोई अगर गलत हुआ, कुछ भी हुआ, तो स्टेट्स रिकमेंड करेगा यूपीएससी को कि भाई हमारे हिसाब से इसने ये गलती की है तो इसको पनिश करना चाहिए, इनमें से कोई भी पनिशमेंट दे दो, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, विथहोल्डिंग प्रमोशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद से ये एक्शन नहीं ले सकता है, ये ओनली एंड ओनली मैटर को भेज सकता है यूपीएससी के पास। यूपीएससी फाइनल अथॉरिटी है एक्शन लेने के लिए ऐसे सर्वेंट्स के ऊपर जो कि मतलब गलत काम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, डिसिप्लिनरी मैटर से में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उन पे एक्शन लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है इट हैज टू सेटल एनी क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफिशियल ड्यूटी। तो ये पॉइंट यहाँ पे इसको समझो ऐसे कि मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसमें कुछ उस पे चार्जेस लग गए ड्यूटी करते ही, वो चार्जेस के लिए वो लीगल एक्सपेंस भी करेगा, बिकॉज कोर्ट में जाएगा, ट्रिब्यूनल्स वगैरह में, और वहां पे उससे खर्च भी होगा पैसा।
और बाद में पाया गया कि वो जो उसका जो चार्ज था वो गलत है, तो उस केस में यूपीएससी उसका जो पैसा खर्च हुआ है उसको रीइम्बर्स करेगी। ये भी फंक्शन प्ले करती है यूपीएससी। नेक्स्ट है एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड व्हाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग काम करते समय इंजर्ड हो जाते हैं। मान लीजिए कोई जा रहा है ऑफिशियल काम से, उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए कोई ऑफिस में ही कोई काम कर रहा है और गिर गया, तो उसको चोट आ गई भारी, तो इंजरी जो भी होती है मेडिकल इंजरी वगैरह, उस केस में मान लीजिए डिसेबिलिटी हो गई उसको, मान लो उसको उसकी टांग टूट गया, ऑफिशियल काम के से जा रहा था, डीएम की गाड़ी में बैठ के जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया और डीएम साहब का पैर वैर टूट गया या फिर पैरालाइज हो गया डीएम साहब, अब वो इस स्थिति में नहीं है कि काम करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, उनको मेडिकल पेंशन और बाकी पेंशन उनका जो अमाउंट है वो सब डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है वो यूपीएससी ही है। ठीक है, तो ये भी आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैटर्स ऑफ टेम्पोररी अपॉइंटमेंट्स फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर एंड रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ये भी देखता है यही। कई बार क्या होता है कि टेम्पोररी अपॉइंटमेंट की जाती है कई लोगों की, बिकॉज रेगुलर अपॉइंटमेंट की कमी हो जाती है, तो कई बार टेम्पोररी अपॉइंटमेंट भी किया जाता है कई सारे पोस्ट पे, और वो पीरियड उसका हो सकता है एक्सीड कर सकता है 1 साल से, तो उस पे बेसिकली उसको कंटिन्यू कराना है कि नहीं कराना है, रेगुलराइजेशन उसका होना चाहिए अपॉइंटमेंट की नहीं, ये भी डिसीजन यूपीएससी लेती है। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, इन मैटर को भी यही देखते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि इफ गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी, इन सारे जो मैटर्स है इनमें कंसल्टेशन मान लीजिए अगर करना है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया मान, तो एग्रीव्ड जो है वो कोई रिमेडी नहीं मिलेगी कोर्ट में। अब इस पॉइंट को फिर से समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्शन लेती है लोगों के अगेंस्ट में, सर्वेंट्स के अगेंस्ट में, सिविल सर्वेंट्स वगैरह के अगेंस्ट में गवर्नमेंट एक्शन लेती है, लेकिन गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होता है किसको, यूपीएससी को, इन सब मैटर्स से रिलेटेड। मान लीजिए कि कोई केस ऐसा है जिसमें रीइंबर्समेंट का केस है, उसमें मान लीजिए कि गवर्नमेंट रिलक्टेंट थी, उसने क्या है कंसल्ट नहीं किया यूपीएससी से और डिसीजन खुद ही दे दिया है, उस केस में क्या होगा, जो एग्रीव्ड होगा उसके पास कोई भी रिमेडी नहीं होगी कोर्ट जाने के लिए। मतलब वो जानता है कि कंसल्टेशन यूपीएससी का नहीं लिया गया है, बट उसके पास फिर भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर रिमेडी मांग सके। ये पॉइंट यही बताना चाहता है। नेक्स्ट है एडिशनल फंक्शंस भी कुछ परफॉर्म करने होंगे यूपीएससी को, अगर पार्लियामेंट इसको इंटरेस्ट करता है, कोई एडिशनल फंक्शन कन्फर करता है, तब उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूपीएससी प्रेजेंट्स एनुअली टू द प्रेसिडेंट ए रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, वो देती है वही रिपोर्ट सेम उठा के प्रेसिडेंट उसको रख देते हैं दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी रखा जाता है, राज्यसभा में भी रखा जाता है। उसमें जब ये मैटर्स रखे जाते हैं तो वहां पे एक मेमोरेंडम भी रखा जाता है। वो मेमोरेंडम इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रखा जाता है कि जो केसेस आए उसमें जो एडवाइस कमीशन ने दिया वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था कि सरकार ने जो एडवाइसेस थे यूपीएससी के वो एक्सेप्ट नहीं किए, वो रीजन देना पड़ता है। तो ये सारी बातें थी फंक्शन से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं क्या है लिमिटेशन, सब जानते हैं। देखिए डिस्पाइट हैविंग दिस मच फंक्शंस अवेलेबल टू यूपीएससी, और जैसे हमने इसके इंडिपेंडेंस की भी बात की, इतना सब कुछ होने के बाद भी यूपीएससी में बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, तो एक एक करके लिमिटेशंस जान लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है इसमें, कुछ ऐसे मैटर्स हैं, देयर आर फॉलोइंग मैटर्स व्हिच आर केप्ट आउटसाइड द फंक्शनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी। वो क्या क्या मैटर्स है आप देख लीजिए। यहाँ पे पहला जो मैटर है जो कि आउटसाइड द परव्यू और द ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी रखा गया है, वो है मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट फॉर रिलेटेड टू एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो कई बार क्या होता है कि जब सरकार रिजर्वेशन वगैरह प्लान करती है अपॉइंटमेंट और पोस्ट से रिलेटेड फॉर द बीसीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसमें सरकार यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है। मतलब ये जो मैटर है ये आउटसाइड द परव्यू ऑफ यूपीएससी ज्यूरिडिक्शन के बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट
एक और मैटर है जैसे कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ एससीज एसटीज इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट, तब भी सरकार कंसल्टेशन नहीं कराती है यूपीएससी से। देन सिलेक्शन फॉर चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ कमीशंस ट्रिब्यूनल्स, जो कि बड़े बड़े कमीशंस होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां पे भी यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है। और कोई ऐसा पोस्ट है जो कि हायर डिप्लोमेटिक नेचर का है, या फिर कई सारे बल्क ऑफ ग्रुप सी या ग्रुप डी सर्विसेज है, वहां पे कंसल्टेशन यूपीएससी का नहीं है। ये सारे लिमिटेशंस बन जाते हैं यूपीएससी के। नेक्स्ट है सिलेक्शन फॉर टेम्पोररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू ए पर्सन to a post, sorry, for the person appointing, where the person appointed is not likely to hold the office for more than 1 year, यहाँ पे भी कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है यूपीएससी का। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी प्रेसिडेंट चाहे तो ये सब तो मैटर्स वैसे भी नहीं देखा जाता यूपीएससी के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ और भी पोस्ट सर्विसेज या फिर मैटर्स को यूपीएससी के स्कोप से, यूपीएससी के जुरिडिक्शन से बाहर कर सकते हैं। तो ओवरऑल यूपीएससी के पास बहुत सारे पावर्स भी हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी उतना ही है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड या फिर पोस्ट से रिलेटेड कोई रेगुलेशन बनाते हैं, तो वो रेगुलेशन बनाते समय ये भी उसमें लिख सकते हैं उस रेगुलेशन में कि ये सब मैटर्स को यूपीएससी के परव्यू से बाहर रखा जाएगा और कौन कौन से मैटर को कंसल्ट किया जाएगा यूपीएससी से। तो ये सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है, यूपीएससी को क्या मैटर देना है फॉर द कंसल्टेशन और क्या नहीं देना है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। एंड बट एक चीज है कि जब भी ऐसा कोई रेगुलेशन वो बनाते हैं कि कौन कौन सा मैटर कंसल्ट कराएंगे हम लोग यूपीएससी से रिगार्डिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर सेंट्रल सर्विसेज, और कौन कौन से नहीं कराएंगे, कुछ ऐसा अगर रेगुलेशन वो बना रहे हैं तो उस रेगुलेशन को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एटलीस्ट 14 दिन तक रखना पड़ता है। और उस हाउस में पार्लियामेंट के पास जब आता है ये, पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि उसको अमेंड या फिर उसमें कुछ एडिशन या फिर अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम जानते हैं कि रोल क्या क्या है, रोल क्या है यूपीएससी का। तो रोल की बात करें तो ये मेजर जो रोल है वो वॉचडॉग की तरह है, वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, ताकि मेरिट के बेसिस पे लोगों का चयन हो, ना कि पैसा वैसा ऐसे देके नहीं होना चाहिए। एंड रिक्रूटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज मेरिट बेसिस पे हो, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में भी मेरिट बेसिस पे हो। एंड एडवाइस करने का काम होता है इसको गवर्नमेंट का, को यूपीएससी एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन द सर्टेन मैटर्स, जो कि फंक्शन में मैंने ऑलरेडी बता दिया। और प्रमोशंस वगैरह से भी रिलेटेड जब मैटर्स आते हैं तो यहाँ पे अपना रोल दिखाती है यूपीएससी। प्रमोशंस में भी जब इसको कंसल्ट किया जाता है तो ये अपना एडवाइस टेंडर करती है, और डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी अपना एडवाइस टेंडर कर सकती है। अगर मान लीजिए जो यूपीएससी है, यूपीएससी कई सारे मैटर्स में कंसर्न नहीं है। देखिए यूपीएससी का मेन काम क्या है, सेंट्रल रिक्रूटिंग बॉडी है ये, लेकिन कौन कौन से मैटर है जिसमें यूपीएससी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो मैटर ये है जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ये सब मैटर्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देखता है, ना कि यूपीएससी देखता है। तो यूपीएससी रिक्रूट तो कर देता है लोगों को, लेकिन ये सारे मैटर्स को नहीं देखता है कि पे कितना होना चाहिए, सर्विस का कंडीशन, क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए सर्विस के, ये सब देखने के लिए सरकार है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोल ऑफ यूपीएससी इज नॉट ओनली लिमिटेड, मतलब कि रोल जो है इनका ओनली लिमिटेड ही नहीं है, बट ऑल्सो इनका जो रिकमेंडेशन होता है वो भी एडवाइजरी नेचर का होता है। और उस एडवाइस को चाहे तो सरकार मान भी सकती है, चाहे तो नहीं भी मान सकती है, लेकिन एक सेफगार्ड है यहाँ पे कि जो आंसरेबिलिटी है वो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में हो जाती है। बिकॉज पार्लियामेंट में रिपोर्ट जब रखा जाता है तो कौन कौन से मैटर में जो एडवाइस था यूपीएससी का वो सरकार ने नहीं माना, उसका मेमोरेंडम तैयार करके देना पड़ता है सरकार को। तो आंसरेबिलिटी कहीं ना कहीं सरकार की पार्लियामेंट में बढ़ जाती है, यही एक अच्छा काम निकल के आता है यूपीएससी का। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी, जो कि 1964 में आया था, इसके रोल को थोड़ा सा कम कर दिया। बिकॉज जब भी कोई डिसिप्लिनरी मैटर आता है
तो वो रेफर किया जाता है दोनों दोनों को कंसल्ट किया जाता है, सीबीसी को भी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी, एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। तो जब प्रॉब्लम तब आ जाती है जब दोनों बॉडीज अलग अलग एडवाइस टेंडर करती हैं। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा यहाँ पे एज ले जाती है, बिकॉज यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, वो भी बाद में बनाया गया था, और एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ये कमीशन बनाया गया था। और जबकि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बनाया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही। यूपीएससी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में मिलती रहे। दैट्स ऑल, बाय।